नाज़रीन, प्रोग्राम वॉइस ऑफ फैसलाबाद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद जी तनवीर। और आज के प्रोग्राम में बात की जाएगी फैसलाबाद से मुतल्लिका मुख्तलिफ मसाइल पर। जैसा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, जहाँ पर भी वासा पहुँचती है और खुदाई कर लेती है, फिर वहाँ के मकीन जो होते हैं मकान छोड़ कर चले जाते हैं और किराएदार किराया देना भूल जाते हैं, क्योंकि फिर अल्लाह ही जाने कि कब पाइप जो हैं वो ज़मीन में डाले जाएंगे, कब उन्हें दफनाया जाएगा, कब उनके ऊपर मिट्टी डाली जाएगी और उसके बाद कब वो सड़क दोबारा बनेगी। यानी मिल्लत चौक से आगे तक जहाँ पाइप डाले हैं वासा ने, वहाँ पर ज़मीन के रेट नीचे आ गए हैं। यानी हमने मुतअद्दिद प्रोग्रामों में इस बात का तज़किरा किया। यहाँ के जो एमडी वासा के साकिब रज़ा, उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी कि वो निकलें और देखें कि भाई एक बड़ा गड़ा डलने से वहाँ के लोगों की सेहत पर क्या असरात आ रहे हैं, कारोबार पर क्या असरात आ रहे हैं। आज इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ FDA ने बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ कॉलोनियों के अंदर जो थे, यानी स्कूल के लिए सरकारी जगह छोड़ी गई थी, वहाँ पर किसी वोकेशनल इंस्टीट्यूट को जगह दे दी है। अगर कोई हस्पताल के लिए जगह छोड़ी गई थी तो वहाँ पर सोशल सिक्योरिटी को बिठा दिया गया है। जबकि DG FDA साहब से अगर बात करें तो उनके पास सब अच्छा की रेट है। आप उनसे बात कर लें, वो बताएंगे जी सब अच्छा हो रहा है, जबकि मकीन गोडे गोडे पानी में डूब रहे हैं। इस वक्त हालात ये हैं और इस पर भी आज हम बात करेंगे। फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से फैसलाबाद की पुलिस क्या कर रही है, इस पर भी बात की जाएगी। अलबत्ता सहाफ़ियों को अवार्ड देने की तकरीबात जो है CPO की जानिब से वो तो जारी हैं, लेकिन दर हकीकत सहाफ़ी जो सवालात उठा रहे हैं उस पर जवाबात कितने आ रहे हैं RPO CPO की जानिब से, यह भी एक हल तलब मामला है। फिर घोस्ट मुलाजमीन जो हैं फैसलाबाद के मुख्तलिफ महकमों में, वो भी बैठे हुए दिखाई देते हैं। आज हम सिर्फ एक महकमे का जिक्र करेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में वॉइस ऑफ फैसलाबाद में बहुत से महकमों का तज़किरा होगा जहां पर घोस्ट मुलाजमीन की बड़ी तादाद एक्टिव है, काम कर रही है और उनके मुतल्लिकीन जिन्होंने पूछना है बिल्कुल नहीं पूछ रहे। मैं शुरू करता हूँ मियां आमिर महमूद से, हमारे क्राइम रिपोर्टर है। आमिर, क्या सूरत हाल है? पुलिस मुकाबलों का सुना है एक मामला जो है वो जारी है, चल रहा है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? सर, ऐसे है कि फैसलाबाद में जो पुलिस मुकाबले हो रहे हैं वो किसी हद तक बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। मंशियात फरोश काफ़ी हैं जो फैसलाबाद में, जिनको पुलिस मुकाबलों में ज़ख्मी भी किया गया और पार भी किया गया। ऐसे ही अपना अगर हम देखें कि जो डाकू हैं फैसलाबाद में, जो जगह जगह वारदातों में मुलव्वस है कई मुकदमात में, उनको भी पुलिस ने अच्छा काम किया। CPO साहब और RPO साहब के हुक्म के मुताबिक कि पुलिस मुकाबले जो हैं वो फैसलाबाद में काफ़ी अरसे से जारी हैं और काफ़ी क्राइम की शरह जो फैसलाबाद में कम हो गई है जुर्म की। काबिल ज़िक्र कोई मुकाबला जो इन दिनों में हुआ है उसमें क्या कहेंगे? CCD का कितना किरदार देख रहे हैं? जी, CCD ने जो कुछ अर्सा पहले एक पुलिस मुकाबला हुआ जिसमें तोकीर उर्फ तन्नू, जिसने उस 4 मर्डर किए थे और 1 ज़ख्मी किया था, पुलिस ने उसको भी पुलिस मुकाबले में जो है वो पार कर। नाज़रीन, ये तोकीर उर्फ तन्ना वही शख्स है जिस पर इसे सोशल मीडिया पे काफ़ी बात हो रही है, जिसने इकबाल जुर्म जो था, एक यूट्यूबर और एक व्लॉगर के आकर उसने व्लॉग के अंदर उसने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उसने इस बात का इजहार किया था कि उसने 4 बंदे मारे हैं बड़ी दीदा दलेरी के साथ। उसने कहा था कि जी बिल्कुल जो सुनहरा फैमिली के अफराद हैं, मैंने उन्हें जड़ामाला के करीब जो था वो उन पर अटैक किया और मैं वहाँ पर जो थे वो खौल छोड़ कर आया। आज इसके ये जो है एक रिपीटर के और 3 क्लाशंस की गोलियां जो थी उसका भी तज़किरा उसने किया और बड़ी दीदा दलेरी से उसका ये कहना था कि पुलिस हमारे साथ जो चाहे करे। यानी कहना ये है कि एक मुजरिम जो है उसका इस तरह से आकर बबांगे दोल मुख्तलिफ चीज़ों का इजहार करना अपनी जगह पर अपनी नौयत में एक बड़ी बात है। और उसके बाद गुज़श्ता दिनों उसका पुलिस मुकाबला किया गया जिसमें इरम रज़ा शाह जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर इंचार्ज हैं CCD के, जिन्होंने इसे जो है वो देखा। इसके बाद जनाब रियाज साहब जो इस वक्त फैसलाबाद के इंचार्ज हैं, उन्होंने पूरी मेहनत के साथ इस मुकाबले जो था वो निभाया और एक बड़ा नाम जो था जराइम के अंदर जो भी नमो पा रहा था वो शख्स दारेफानी से जाता रहा। मुबैना पुलिस मुकाबले के अंदर ये जो तोकीर उर्फ तन्ना है जिस पर भत्ताखोरी के भी मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं और इसके अलावा दीगर भी इसके ऊपर जराइम थे, ताहम ये अपने अंजाम को पहुँचा। CCD फैसलाबाद के अंदर अपनी कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी रखे हुए हैं। जैसे कि अभी आमिर ने बताया कि यहाँ पर मनशियात फरोशों के हवाले से भी ऑपरेशन जारी है, लेकिन इसमें एक बात और है आमिर, आप समझते हैं मनशियात मिलनी ख़त्म हो गई है? नहीं सर, ख़त्म तो नहीं हुई। अगर थोड़ी देर पहले इधर नशईद 2-3-4 बैठे हुए थे, उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी इधर सामने ही हम लोग बस्ती से लेते हैं, आए हम आपको करवाते हैं।
सर वो जो आरपीओ साहब का हुक्म था ना, वो 25,000 रुपये मैं इनाम दूंगा उसको जो मुझे मंशियात फरोश का बताएगा। सर किसी एक बंदे को, ये सड़क रोड पे हज़ारों नशई जो हैं वो आपको चलते फिरते नज़र आएंगे, किसी एक बंदे को पकड़ लें, नशा बंद नहीं हुआ, नशा मिल रहा है और नशा जारी है। आरपीओ साहब का कहना था कि 25,000 रुपया दूंगा जो बंदा मनशियात खरीदेगा। इसी रोड पर, ईदगाह रोड पर मैं दिखा सकता हूँ, और पिछले प्रोग्राम में हमने दिखाया भी कि यहाँ पर दर्जनों के हिसाब से मनशियात पीने वाले अफराद बैठे हुए, और उनके पास भर भर कर मनशियात है, आइस उनके पास है, पाउडर उनके पास है। अगर मिल नहीं रहा तो इनके पास कहाँ से आ रहा है? मैं मनशियात पीने की मजम्मत करता हूँ, और गुज़श्ता दिनों मैंने अपने प्रोग्राम में इन लोगों के साथ बैठकर मीठी बातें इसलिए की ताकि वो अपना माफिज ज़मीर बयान कर सकें, वो बात कर सकें। अगर एक आम मनशियात पीने वाले की पहुँच है तो आरपीओ साहब आप खुद पता करवाएं कि मनशियात कहाँ से आ रही है और कहाँ बिक रही है। और हमारे प्रोग्राम पर एक अली ज़ामन नामी जो एडवोकेट हैं, उन्होंने इस पर कमेंट किया कि रात के पहर में ये लोग आते हैं और आकर यहाँ पर मनशियात जो हैं आप वो फ़रोख्त करते हैं और चले जाते हैं। अगर ये बात आम लोगों के नोटिस में, एक सहाफ़ी के नोटिस में है, तो फिर मैं समझता हूँ कि आरपीओ साहब को अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाना होगा, सीपीओ साहब को मेहनत करनी होगी और जानने की कोशिश करनी होगी कि ये आ कहाँ से रही है, कहीं से आ रही है तो पी जा रही है। मेरे साथ मुरीद हुसैन मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर हैं। क्या कहेंगे इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या सूरत हाल, सड़कों की क्या सूरत हाल है, रोड की क्या कैफियत? जी बिल्कुल तनवीर साहब, जैसे आपने प्रोग्राम के आगाज़ में बताया कि शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस वक्त बिल्कुल तबाही का मंजर पेश कर रहा है। जैसा कि जो मेन शाहरा है, जैसे जड़ावाला रोड है, जंग रोड है, मिल्लत रोड है, हत्ता के जो शेखपुरा रोड है, ये तमाम रोड जो हैं इस वक्त तबाही के दहाने पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर खुदाई तो कर दी गई है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि जड़ावाला रोड पर जो मेट्रो बस है उसकी जो खुदाई है वो कर दी गई है। अब उसके ऊपर बाद फिर बारिशें जो हैं वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है, मानसून का बारिशें हैं। वासा तो पहले ही नाकाम हो चुका है अपने काम में, लेकिन उसके साथ देखा जाए तो वहाँ पर भट्टी और जो गर्द है उसकी वजह से लोग जो हैं वो मुतअद्दिद बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और लोगों की जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो भी मुअत्तल हो चुकी हैं। जंग रोड को देखें, जंग रोड पहले ही बना हुआ था लेकिन उसको दोबारा उखेड़ने के बाद भी लोगों को मुश्किलात का सामना आना, शहरी जो है वो काफ़ी हद तक परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको जो काबिल ज़िक्र जो रोड है वो मिल्लत रोड का मैं जिक्र करूँगा, जहाँ पर आपने भी प्रोग्राम के आगाज़ में बताया कि वासा ने वहाँ पर पाइप तो बिछा दी हैं, लेकिन वहाँ पर जो रोड की मरम्मत है वो उसको तो बहाल नहीं किया गया, जिसकी वजह से मिल्लत टाउन, नूरपुर, ग्रीन टाउन और जो इसके मुतलका जो मुल्का इलाके हैं वो भी परेशानी, वो उनके जो रिहायशी हैं वो परेशानी का शिकार हैं। और वो आला अफसरान से ये दुहाई देते हुए, अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि खुदारा अगर आपने इस रोड को बहाल नहीं करना, मरम्मत नहीं करना, तो कम से कम वो जो खुदाई की गई है, जो उसके खड्डे बनाए गए हैं, उनको ही कम से कम जो है उनकी भराई कर दी जाए, ताकि उसमें जो अभी मानसून की बारिशें हो रही हैं उसमें जो पानी है वो पानी खड़ा हो गया और वहाँ से डेंगू के मच्छर जो है वो भी जन्म ले रहा है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। महकमा सेहत आपको पता ही है पहले ही किस काम के तो दिखाई सुना है महकमा सेहत के अंदर एक 17 स्केल के जो ऑफिसर हैं उन्हें CO हेल्थ लगा दिया गया है, जबकि उनसे सीनियर अफराद जो थे वो नीचे मौजूद हैं। लेकिन हुकूमत की पॉलिसी है कि एक ऐसा बंदा जो जूनियर है वो अपने सीनियर से सवाल कर रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी देखें, ये तो बिल्कुल नाअहली दिखाई देती है ज़िला इंतज़ामिया की कि एक जूनियर तरीन आदमी को, जिसका अभी कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था, वो 17 ग्रेड में अभी रिसेंटली इंटरव्यू है, तो उनको वहाँ पर अपॉइंट कर देना जाए और वो भी इतनी बड़ी पोस्ट पे, तो शहर की फिर जो सेहत के हवाले से जो मामला थे, जो मसाइल हैं, वो तो जूँ के तू ही रहेंगे। लेकिन हम इस वक्त बात कर रहे हैं शहरी की जो मेन शाहरा हैं, जैसा कि जड़ावाला रोड का मैं आपको यहाँ पर मिसाल देता चलूँगा कि जड़ावाला रोड को मकुआना से लेकर और शहर का जो डुड्डी वाला मेन एरिया वहाँ तक बिल्कुल उखेड़ दिया गया और शहरियों को आने जाने में भी बड़ी परेशानी का सामना। अच्छा, ये बताइए, जब सड़क ही टूटी हुई होगी, फटी हुई होगी, तो सुथरा पंजाब उस पर क्या करेगा? और उसे अरबों रुपए के ठेके भी हैं। सुथरा पंजाब कहाँ दिख रहा है? देखें, सुथरा पंजाब तो पहले ही सवालिया निशान बन चुका है, क्योंकि सुथरा पंजाब के जो मुतअद्दिद मुलाजमीन हैं उनको पिछले 3 से 4 माह से जो तनख्वाहें वो नहीं दी जा रही। कितने शहरों में, कितनी जगहों पे उन्होंने एहतजाज किया। जैसा कि मुरीद हुसैन ने बताया कि फैसलाबाद भर की जो सड़कें हैं वहाँ पर खुदाई का अमल भी किया गया है, फिर मेट्रो मंसूबा भी जारी है, लेकिन जब वासा गढ़ों में से पानी नहीं निकालेगी तो ताफुन तो फैले गए और उसके साथ साथ शहरियों को दीगर मसाइल भी आएंगे। मेरे साथ हाफिज़ नुमान मौजूद हैं, हाफिज़ साहब से जानने की कोशिश करते हैं। आप साहब, घोस्ट मुलाजमीन के भी कुछ मामला सामने आ रहे हैं, आप कोई चीज़ इस हवाले से बताना चाहेंगे? जी सर, बिल्कुल यूनियन काउंसिल का जो कि एक
दौर के अंदर एक नई यूनियन काउंसिल बनाई थी जिसमें चेयरमैन और काउंसलर थे, तो उसके अंदर यूनियन को बढ़ा दिया गया था, ना सिर्फ फैसलाबाद में, पूरे पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। और उस वक्त ये निज़ाम बड़ा अच्छा लग रहा था। अब एक बड़ा हैरान कौन आया जिसमें पूरी तहकीक की और पीछे की, उसके अंदर बहुत सारे जो गोश्त मुलाजमीन हैं वो उसमें निकले हैं। अब सवालिया निशान ये बन रहा है, जो ये गोश्त मुलाजमीन थे इनकी जो लेटर थे, अब पता ये लग रहा है कि लेटर भी जो थे वो 2 नंबर थे। अगर उनके लेटर थे तो किस अफसरान ने इनकी तकर्री की, अगर उनकी तकर्री कर दी तो उन्होंने किस बुनियाद पर की, अगर इनकी अब डिग्रियों को चेक किया गया तो डिग्रियां भी इनकी जाली निकली मुबैना तौर पर। अब उसके बाद जब देखा गया तो इनको बाकायदा चेक के तौर पे अलाउंस और इनको तनख्वाहें दी जा रही थी, तो ये कौन देनी थी? अभी ये तकरीबन सैकड़ों की तादाद में, जिसमें हमारी टीम इस पर बाकायदा वर्क कर रही है, सैकड़ों की तादाद में। अभी इसमें कुछ नाम हमारे सामने आए हैं, जिसमें उमर नसीब है, कौंसल नंबर 110 में है, अतीक 126 में है, मोहम्मद उस्मान 21 नंबर यूनियन काउंसिल में है, खुरम शहजाद 40 में है, जैन गुलदार 142 में है, मोहम्मद उस्मान 155 पे है, हमजा हसन 157 पे और नुमान 40 पे। अब ये देखने वाली बात है कि अच्छा, ये जो चीज़ें आपके सामने हैं, ये कोई लेटर ऑफिशियली निकला है डिस्ट्रिक्ट लोकल गवर्नमेंट की जानिब से जहाँ से आपने ये ली हैं? ये तहकीक जो है इसका मनहज क्या है, कहाँ से ली हैं आप? सर, ये बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से लेटर इशू हुआ है, इनके जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उनकी तरफ से, कि ये इन मुलाजिम से कहा गया था कि 3 दिन के अंदर अंदर अपनी तमाम हाजिरियाँ जो इन्होंने अलाउंस लिए हैं, किस लेटर के थ्रू वो गए हैं, तमाम करें। अभी तक ये जमा नहीं कराई गई। अगर ये होती है तो उसके बाद अगली फर्दर तहकीक। इसमें ये जो लेटर था गालिबन इसका मतन ये कहता है कि ये लोग घोस्ट हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स प्रूव्ड फेक हैं, फॉर्जरी की गई जब इनके अपॉइंटमेंट लेटर इन्हें दिए गए आप ही की रिपोर्टिंग के मुताबिक। और इसमें ये जो लेटर भी जारी हुआ है गालिबन ये 3 महीने पहले का लेटर है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें बयान की गई हैं, यानी साबित शुदा करप्शन हो चुकी कि जो आपने मुलाजमीन का तस्करा किया सब के सब फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जॉब कर रहे थे। और जब डॉक्यूमेंट्स ही फेक थे तो फिर जाहिर सी बात है कि उनके अपॉइंटमेंट लेटर बनाने वालों ने भी इसमें जो था वो गड़बड़ की, यानी उन्हें सब चेक नहीं किया गया। अब ये लोग लाखों रुपये तनख्वाह ले चुके हैं। अब वो लाखों की जो रिकवरी है, यानी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इन्हें पैसे दिए वो हमारे टैक्सेस से गए थे। अब ये जो घोस्ट मुलाजमीन है, क्या इनसे रिकवरी के लिए कोई एक्टिविटी जारी है? सर, बज़ाहिर जो कागजी हद तक इनकी रिकवरी है, अभी तक कोई प्रॉपर कोई चीज़ नहीं आई कि जिसमें ये पता लगे कि इनसे रिकवरी हो रही है। सर, बड़ा ये सवालिया निशान है कि अगर ये रिकवरी क्या इनसे होगी या जिन्होंने अपॉइंटमेंट की वो भी इसके साथ शामिल है। अभी सिर्फ ये 8 नाम आए हैं सर, ऐसे सैकड़ों नाम और होंगे। एक और बड़ा जब तहकीकात के पता लगा कि जो मुशर्रफ दौर के अंदर जो चुंगियों के अंदर मुलाजमिन थे, जो एक्स्ट्रा मुलाजमिन थे, उनको यहाँ भर्ती कर दिया गया। वो ना सिर्फ उनको भर्ती किया गया, कोई डॉक्यूमेंट चेक नहीं किए गए, कोई डिग्री के सनाद नहीं चेक किए गए, और अब तकरीबन 20 साल होने के हैं। अब वो इसी यूनियन काउंसिल के अंदर वो यहाँ पे सेक्रेटरी बन चुके हैं और उनके साथ साथ उनके बच्चे अब यहाँ पे नायब कासिद बन गए। अब ये क्या निज़ाम है, इतना घुमा हुआ निज़ाम है कि उसको समझने के लिए भी जैसे साफ सुथरा पंजाब का जिक्र आप कर रहे थे पहले, ये उसी की तरह को मुबैना तौर पर ये पूरा घूमने वाला है। नाज़रीन, वासा के वाले जानने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और फिर दीगर महकमों की तरह वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी फैसलाबाद के हवाले से भी मैं बात करूँगा। हाफिज़ नुमान से यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला फिर से जोड़ेंगे। उस वक्त के लिए ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आप सब जिक्र कर रहे थे वासा का, वासा के बारे में आप क्या कहेंगे? वासा के पिछले कुछ 4-5 साल से बड़े बुलंद दावे हैं कि फैसलाबाद के अंदर बहुत काम हो रहा है। काम सिर्फ एक अब्दुल्लापुर साइड पे हुआ और एक काम हुआ जाल वाले पर, वहाँ सिर्फ एक पानी का डिस्पोजेबल या पानी की टंकी बनाएगी, उसके अलावा पूरा शहर डूबा हुआ है। पिछले साल भी अखबारात में, इस साल भी आ रहा है कि नए प्रोजेक्ट हम लेके आ रहे हैं, पूरे शहर को हम रेनोवेट करें। पर अब फैसलाबाद का ये चंद बड़ी सड़कें जिस पर हम खड़े हैं, जेल रोड हो गया, ये क्लॉक टावर का राउंड पॉट है, या हमें इसके अलावा शहर के हम कहीं भी चले जाएँ ये बारिशों का पानी सिलसिला जारी है। और क्या किया जाता है कि जब सिर्फ बारिशें होती हैं बहुत ज़्यादा, सिर्फ कुछ सड़कों को करके उनको फौरी तौर पे तस्वीरें दे दी जाती हैं सोशल मीडिया पे कि एक्टिव हो गए हमारे जो बड़े अफसरान वाला हैं, वहाँ पे आते हैं, सोशल मीडिया अपना वहाँ पे वो एक्टिविटी करते हैं और गायब हो जाते हैं। मोहल्लों गलियों में आप चले जाएँ, जो हमारा अगर फैसलाबाद की हम क्लेम करते हैं कि 1 करोड़ के करीब आबादी है, तो इसमें तकरीबन 98 लाख से ज़्यादा जो आबादी है वो पानी के अंदर मसाइल। अच्छा, FDA की बात करते हैं, इसके साथ साथ चलते चलते FDA के बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, जब कॉलोनी काटी जाती है तो सरकारी कॉलेज रखा जाता है, वहाँ पे अस्पताल रखा जाता है, जब बेचा जाता है तो हमको बताया जाता है कि जी यहाँ पर होगा जी सरकारी कॉलेज, यहाँ पर होगा जी सरकारी अस्पताल। लेकिन हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों पर वही जगहें जो होती हैं फिर और इदारों को दे दी जाती हैं। आप इसमें किसी एग्जाम्पल के तौर पर अगर कुछ बताना चाहें और DG FDA साहब के नोटिस में कुछ चीज़ लाना चाहें, ताकि हो सकता है अल्लाह करे कि वो इस पर अमल दरामद करें, वैसे वो कम ही अमल दरामद करते हैं, क्या कहेंगे आप?
जी बिल्कुल, इसमें सर आपके अपने प्रोग्राम हैं DGFD के साथ जिसमें आपने ये सवाल उठाए, और FD के जो बाकी डायरेक्टर आते हैं महर अयूब या जुनैद मन के साथ भी आपने मुबैना तौर पे ये सारे सवाल किए। फैसलाबाद में बहुत सारी जगहों पे ये ऐसा हुआ है, जैसे हमारी टीम ने पूरा इस पर वर्क किया, तो फैसलाबाद का एक बड़ा इलाका था जो कुछ ज़ियाउल हक साहब के हाथ से फीता काटा गया था उस इलाके का, वो था मिलर टाउन। मिलर टाउन में बाकायदा उन्होंने वहाँ पे एक कॉलेज रखा था, और जी बाकायदा वहाँ पे इन्होंने गर्ल्स कॉलेज रखा था, और साथ साथ उन्होंने हॉस्पिटल रखा था। अच्छा, अब वो अरसा दराज ये 40 साल का ऐसा गुजर गया है, जो मुबैना तौर पे गर्ल्स कॉलेज था वो किसी और इलाके में चला गया, और वहाँ पे एक वोकेशनल इंस्टीट्यूट बन गया, और साथ साथ जो एक अच्छा बड़े अस्पताल का नाम लिया जा रहा था कि जैसे समनाबाद या कलीम शहीद की तरह एक कॉलेज अस्पताल बनेगा, वो मुबैना तौर पर वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी का अस्पताल बना दिया गया एक प्राइवेट कंपनी के साथ करके, और बाकी जगह भी पड़ी है, वहाँ पे लोग इसको परेशान हैं। इस इलाके या इसके मलहका जो इलाके हैं, तकरीबन कोई राउंड को 2-3 लाख की आबादी है। अगर इस पूरे रोड से देखा जाए तो वो उस आबादी के पास ना कोई बुनियादी सहूलियत है, ना ही अच्छी एजुकेशन है। उन बच्चों को लास्ट भी एक प्रोग्राम किया तो उसमें वो बता रहे थे कि यहाँ से जितने मरीज़ हैं उनको लाइट लेके जाना पड़ता है, यानी कि ऐसा ही है गाँव से अब शहर आ रहे हैं, तो ये ऐसा ही है। तो इसमें जो हमारे मुतल्लिका अदारे हैं, जो महकमे हैं, उनको खुदारा चाहिए। अगर हम सेहत की बात करते हैं, साफ़ सुथरा पंजाब की बात करते हैं, तो यहाँ एजुकेशन की बात करते हैं, तो इन इलाकों में हॉस्पिटल और कॉलेज बनने चाहिए, और जो वहाँ के अहले इलाका हैं वो इस पे सूखा सांस लें। एक बहुत बड़ा मसला वो भी मैं डिस्कस करना चाहूँगा, वो सिर्फ फैसलाबाद का नहीं है नाज़रीन, बच्चों को किताबें नहीं मिल रही हैं। एक तरफ तुम पढ़ा लिखा पंजाब की बात कर रहे हैं, जिसमें हम कह रहे हैं बहुत सी जो थी वो सहूलतें दे दी, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, बच्चे किताबें लेने के लिए जाते हैं, किताबें नहीं मिल रही हैं। यानी टेक्स्ट बुक जो हैं वो 9th की 10th की बच्चे जो हैं बग़ैर किताबों के फ़ोटो कापियों पर से पढ़ रहे हैं, और जिनके पास किताबें हैं वो मुंह मांगी कीमत वसूल कर रहे हैं। एक तरफ हुकूमत बड़े दावे कर रही है, जबकि दूसरी तरफ बच्चे किताबों से भी बैठे हैं। फिर दूसरा ट्यूशन माफिया, एक ऐसा माफिया है कि जी मैं 20,000 ही लूँगा जी बच्चा पढ़ाने का, मुझे 20,000 दें तो मैं घर आऊँगी या मैं घर आऊँगा, और इन पर कोई पूछने वाला नहीं है, कोई फिक्स चार्जेस नहीं है कि अगर किसी ने 5वीं क्लास को पढ़ाना है, 6ठी को पढ़ाना है, 7वीं को पढ़ाना है तो उसने क्या करना है, कितनी फ़ीस लेनी है। हुकूमत की जानिब से इस पर भी तवज्जो नहीं हो रही। किताबों के बारे में क्या कहें? सर बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है ये मेरा नहीं, हर शहरी हर बंदे का हर फैमिली वाला यही है। मैं खुद कहता हूँ कि सर जी फर्स्ट ईयर की किताब के पता करने के लिए मैंने फैसलाबाद की कोई 35-40 सर बुक स्टोर पर्सनली गया हूँ। वहाँ पे जो फर्स्ट ईयर की अभी तक इस्लामियत की, उर्दू की और तर्जमा तफसीर की किताबें अभी तक वहाँ पे नहीं आई। इसी तरह अगर हम आपने बात की जैसे 12वीं की, उसकी कुछ किताबें ऐसी हैं, इसी 9-10 की, और बच्चों का ये साल शुरू हो चुका है और बच्चों के पास अभी तक किताबें नहीं हैं। वो एक दूसरे को करके, जैसे आपने बिल्कुल हाईलाइट किया, फोटो स्टेट के साथ करके बच्चे इस तालीम हासिल करना है। और एक बड़ा अच्छा पॉइंट किया एजुकेशन। सर जब हम पढ़ते थे तो हमारे जो टीचर, मैं अगर कहें तो मैं उनका नाम भी लेता हूँ, GC यूनिवर्सिटी सैफुल्ला साहब मैथ के बड़े अच्छे टीचर थे। जो बच्चा उनके पास कॉलेज में पढ़ता था वो उसको ट्यूशन नहीं पढ़ाते थे। उसने कहा बेटा जो आपको मसला है वो मेरे पास यहाँ पे लें। पर अब ये एक साइड पे अलहदा माफिया बन गया है कि वो आपने स्कूल के साथ साथ पढ़ना ही है। बच्चा एक अच्छी जगह पे पंजाब कॉलेज में अगर एडमिशन ले रहा है तो उसने साथ की उसमें जाकर ट्यूशन भी पढ़नी है, इसके बगैर उसके नंबर नहीं आएंगे। तो क्या जहाँ पेरेंट्स इतनी मुश्किल से इतनी फीसें दे रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के हमारे बच्चे भी जाते रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में वो एजुकेशन नहीं है। आप बताइए, रोड रॉबरीज जो हैं उसमें कमी आई है, डकैती की वारदातों में, चूँकि CCD बड़ी एक्टिव है, पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, ये एक प्लस पॉइंट भी है। मेरे नज़दीक डकैती में किसी हद तक जो रोड रॉबरीज हैं उसमें कमी आई है। आप क्या देख? जी सर, आगे से काफ़ी ज़्यादा जो है वो डकैती की वारदातों में कमी आई है। पहले तो यही था, आए दिन जो है यही पता लगता था कि फ़लानी जगह पे डकैती हो गई है। बहुत ज़्यादा जो है वो जुराइम की शरह जो है बढ़ी हुई थी। CCD के क़याम से ये हुआ कि अब डकैती की वारदात में बिल्कुल जो है वो कमी है। आए दिन जो है पहले जो देखने को मिलता था कि डकैती होती है, अब नहीं होती सर, बहुत ज़्यादा कम हो गई है। क्या कहेंगे शफीक आमिर, ये भी हमारे रिपोर्टर हैं कोई नूर के। शफीक, इस वक्त कारोबारी हालात जो हैं, फैसलाबाद को मैनचेस्टर कहा जाता था, एक सनती शहर के तौर पर इसका तारुफ रहा है, इस वक्त क्या हालात? जी, इस वक्त अगर कारोबारी हालात देखे जाएँ तो बहुत ही बुरे हैं। उसकी मेन रीज़न जो है ये एनर्जी क्राइसिस है, क्योंकि इस वक्त ना पेट्रोल डीजल किसी की भी जो कीमत है वो मुतय्यन नहीं है। हर रोज़ कीमतें चेंज होती हैं, जिसकी वजह से जो बड़ी इंडस्ट्री वाले हैं वो बड़े परेशान हैं। उनका ये कहना है कि हम इसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जगह नहीं बना सकते, क्योंकि जो दीगर मुल्क हैं जिसमें बांग्लादेश है, इंडिया है या दूसरे ममालिक हैं, उनकी जो प्राइस है इंटरनेशनल लेवल पे वो हमसे बहुत कम है। इसकी वजह से हम उसे बीट नहीं कर सकते और ये दिन ब दिन जो इंडस्ट्री है ये डाउन हो रही है।
अगर आप पिछले 4-5 साल से देखें तो जो हमारी मेजर एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल की है, और उसमें कोई खातर खा इजाफा नहीं हुआ। वही 4 अरब 5 अरब 4 अरब 5 अरब में इन दोनों फिगरों में ही है। और इस वक्त जो मौजूदा पोजीशन है ये डाउन हुई है। ये तो हो गई बड़ी इंडस्ट्री की बात। जो छोटे संतकार हैं, मीडियम तबके के हैं, जो मसलन हाउसिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी इस वक्त ये पोजीशन है कि वो अपनी फैक्ट्रियों को ताले लगा रहे हैं कि उनके पास इतनी पैसे नहीं है कि वो अपनी लेबर को जो है वो पेमेंट कर सके, जिसकी वजह से हालात जो है डे बाई डे बहुत डाउन हो रहे हैं। अच्छा, एक तरफ तो हालात इस हद तक परेशान कुन हैं और दूसरी तरफ मुबैना तौर पर 12 अरब रुपए जो हैं वो एक इंडस्ट्रियल आइकॉन जो हैं उनकी तरफ निकल आते हैं। यानी फेस्को को अचानक याद आता है कि ये जो साहब हैं जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट के मालिक हैं, उनकी तरफ 12 अरब रुपया निकल आता है। अब वो आगे की बात है, वो साबित होता है या नहीं होता, ताहाल तो इस पर गुफ्तगू जारी है। आप क्या समझते हैं कि जो बड़े लोग हैं फैसलाबाद में सनत से मुतल्लिका, वो छोटों का हक खा जाते हैं कुछ जगहों पर? जी, कहने को तो ऐसा ही है कि जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वो छोटी इंडस्ट्री को खा जाते हैं। इसमें जो अब ये 12 अरब की करप्शन निकली है, इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। इसमें ये अकेले संतकार नहीं है, इसमें पूरे दूसरे महकमे भी मुलव्वस होते हैं। फेस्को इसमें बिल्कुल पेश होगा, उसके बगैर तो ये पॉसिबल ही नहीं है। फेस्को के जो जितने भी चीफ हैं जिनके ऊपर ये FIR हुई है, वो इसमें बराबर के मुलव्वस हैं। वो तो अभी बाद में पता चलना है ये साबित होता है या नहीं होता, लेकिन अगर ये साबित हो या ना हो, इसमें फेस्को जो है ये मुलव्वस है, इसके बगैर ये पॉसिबल नहीं है। फेस्को का किरदार आप समझते हैं कि फेस्को के किरदार के बगैर मुमकिन नहीं कि कोई शख्स इतनी बड़ी जो है वो कार्रवाई कर सके, यानी इतनी बड़ी इस सतह तक जा सके? आपका ये कहना दुरुस्त है। आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं मियाँ ज़िया, जो कॉमर्स को देखते हैं। क्या देखते हैं नक्शों के बगैर जो प्लाजे बन रहे थे शहर में, क्या उसमें कमी आई है? नहीं सर, कोई कमी नहीं आई। आजकल जो हमारा क्लॉक टावर की जो मार्केटें हैं, जो बाज़ार हैं, 7-5 बाज़ार में कुमरी बाज़ार, जंग बाज़ार है सर, वहाँ पे ऐसी खस्ता बिल्डिंग्स हैं, उसके अंदर बेसमेंट बनाई जा रही है। क्योंकि मानसून में ये एक ला है कि आप खुदाई नहीं कर सकते, तो उससे पानी जमा होता है, उसके साथ बाकी जो बिल्डिंग्स हैं उसको भी ख़तरा है, वो गिरेंगी, कि नुकसान होंगे, जानों के नुकसान है, माल नुकसान आता है। सर इसमें काफ़ी जो दायरे हैं उसके अंदर जितने भी मुबीना इंस्पेक्टर साहबान हैं, सर उनकी मिली बक्सार काम हो रहा है। हम चाहते हैं जो मुतल्लिका हमारे कमिश्नर साहब नोटिस लें, ताकि जो लोगों की जाने बच सकें, जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उसे सजा दी जाए। इसमें कोई कमी नहीं, ऐसे करप्शन बाढ़ जैसी कमी कोई नहीं आ रही। वैसे आप क्या कहेंगे, अगर एक 100 बिल्डिंग्स बनी हुई हैं तो 100 बिल्डिंग्स में से कितनी बिल्डिंग्स हैं जिनका नक्शा अप्रूव्ड है? अमूमन ये कह दिया जाता है जी इसकी फ़ाइल जमा है। ये फ़ाइल जमा होने का क्या चक्कर है और इंस्पेक्टर उसमें क्या किरदार अदा करते हैं? सर फाइल एक तरीका होता है सिर्फ अगले बंदे को चुप कराने का, कि उसमें कोई कार्रवाई ना हो। सर फाइल होती है कि बंदा एक बिल्डिंग बनाता है, फाइल जमा कराता है, नहीं नाम होता फाइल जमा हो गई है, उसमें मुतल्लिका बिल्डिंग इंस्पेक्टर की इसमें मुलव्वस होता है। सर इसमें 25% लोग NOC लेते हैं, फी जमा करवाते हैं, 75% लोग सर फी जमा नहीं करवाते। उसमें मुतल्लिका बिल्डिंग इंस्पेक्टर की मुबीना उसमें सर उनकी उसमें सारी शामिल होती है उनकी। अच्छा, यानी आपका कहना है कि वो बेनिफिट ले रहे होते हैं आपके नज़दीक, यानी आपका कहना ये है कि कारपोरेशन के थ्रू एक टैक्स जो है वो जाना होता है गवर्नमेंट के ख़जाने में। वहाँ पर बिल्डिंग इंस्पेक्टर क्या करता है, जाकर कहता है जी फ़ाइल जमा करवा दें। फ़ाइल जमा हो गई, अब ये फ़ाइल कई साल जमा रहती है। जब भी कोई आता है शिकायत करता है कि जी ये नक्शे के बगैर आप बनी हुई बिल्डिंग है, तो कह दिया जाता है फ़ाइल जमा है जनाब। अब वो फ़ाइल कई साल ऐसी पड़ी रहती है, हुकूमत पाकिस्तान को कोई पैसा नहीं मिलता, अलबत्ता जो इंस्पेक्टर होता है वो दिन ब दिन अमीर हो जाता है। कारपोरेशन के जो इंस्पेक्टर्स हैं, अगर इनके असासों को चेक किया जाए तो बहुत कुछ सामने आएगा, बल्कि बहुत ज़्यादा कुछ सामने आएगा। फिर जो उनके ऊपर बैठे हुए उनके असासों को भी अगर देखा जाए तो उसमें फिर बहुत कुछ समझ आएगा। यानी कहने को सारी बातें जो हैं उन्हें गोल कर दिया जाता है एक ही मामले के अंदर कि जनाब फ़ाइल जमा है, फ़ाइल को पहिया लगा दिया जाता है, फ़ाइल वहीं कहीं आहिस्ता आहिस्ता चलती रहती है। मैं दावे से कहता हूँ कि यहाँ पर आप शहर के अंदर घूमें, आपको बहुत से प्लाजे मिलेंगे जिसकी पार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, और ये जुर्म है। फिर पार्किंग को फ़रोख्त कर दिया जाता है, ताम महकमा खामोश है। जब साहब बहादुर से पूछा जाए तो कहा जाता है फ़ाइल जमा है, लेकिन अगर उनके अकाउंट्स को चेक किया जाए तो उसमें कई कुछ जमा हो चुका होता है, और इतना कुछ जमा हो चुका होता है कि बच्चे आने वाले कई सालों तक बैठकर खा सकते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे अकब पर नशई अफराद अपनी सरगर्मियों में इस वक्त जो हैं वो मुलव्वस हैं। इनके पास हर तरह की मनशियात मौजूद है
और जब हम इनसे बात करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है ये भाग जाएंगे, जबकि यहाँ पर दावा ये किया जा रहा है कि हमने मनशियात जो हैं अब वो ख़त्म कर दी हैं। और ये जो है इस वक्त उनके साथ ट्रैफिक वाले भी मौजूद हैं। सूरत हाल ये है कि इस वक्त परेशानी जो है दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, लोग परेशान हैं, जबकि दावा ये किया जा रहा है कि सूरत हाल इसके बरअक्स है। और नाज़रीन, मैं इस बात का भी दावा करता हूं कि लोगों ने हेलमेट जो हैं फैसलाबाद में बिल्कुल किसी चोट से बचने के लिए नहीं पहने, बल्कि पुलिस का उन्हें डर है। अगर ये डर ख़त्म कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि इतनी गर्मी में कोई भी शख्स जो है वो सर पे हेलमेट लेने की पोजीशन में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, इतनी गर्मी में हेलमेट लेना बनता है? बस मजबूरी है। मजबूरी है। हाँ जी। ट्रैफिक वाले अगर हमारा चलान ना करें तो हम लेंगे? दिल से बताएं। फिर तो नहीं लेंगे ना। नहीं लेंगे। ये सच्ची बात की है। इन्होंने सर पे जो हेलमेट लिया हुआ है बुनियादी तौर पर इन्होंने एक ऐसे खौफ के तहत लिया हुआ है कि मेरा चालान ना हो जाए। अदरवाइज मेरा ख्याल है इतनी गर्मी के अंदर इतने हब्स में शायद ये इस तरह का रिस्क बिल्कुल भी ना लें। की हाल है? ठीक ठाक हो? ठीक हो तुसी? अच्छा, बोल नहीं सकते आप? ठीक हैं सर। वैसे तो दसो पाए ना वो समान मिल रहा कि नहीं? नहीं सर, और सारे पींडे परे बैठे मैं कहा सर फेरी करते समान नहीं पीने। घट मिल रहे मैं कहा पीने नहीं है। अच्छा, तुम पींदे ही नहीं? नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह, पी नहीं रहे थे, पढ़न आए हो थे? सर फेरी करते बस। की कर दें? फेरी सादी फेरी। देखो फिर भी झूठ बोल रहे हो। हालांकि तुम इस हालत च हो कि सब नूं पता कि तुसीं नशा करदे, मैं तुहाडी तलाशी ਲਈ कोई ना कोई शय निकल आनी, कोई टीका इंजैक्शन कोई ना कोई चीज़ निकल आनी, लेकिन हुण तुसीं होशियार हो गए हो ते समझदार। मैं कहा बेफिक्र हो कर। भाईजान की हाल है? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो तुसी? शुक्र अल्लाह दा जी। तुसी नहीं कर रहे लेकिन माल ते मिल रहा माड़ा चंगा कि नहीं मिल रहा? ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। आज सुबह का नहीं मिल रहा। की वजह हुई? ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ, 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਰੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆਪਣਾ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਰੋੜ 'ਚ ਪਈ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਮਿਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ? ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਸ ਹੈ, ਆਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਚੀਟਾ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ? ਕੋਈ 500 ਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ 700 ਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ 1000 ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ? ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਰਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ ਮੈਂ 25000 ਦੇਵਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਮਕ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਨੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। मकसद है भी माल ते आ रहा ना। आ देखो ना, नाज़रीन ये वही वाला टूल है, आइस इसी में पी जाती है, ये इसमें से बनाकर तो उसे पिया जाता है। पीने के बाद जो होता है वो ज़ाहिर सी बात है इसमें कोई डोज इसके साथ अटैच की जाती है, कोई शीशे की एक कुप्पी सी, और उसके साथ ये सिलसिला चलता है। ताहम ये बंदा सच्चा है। मुझे खुशी इस बात की कि ये बंदा सच्चा है, सच बोल रहा है कि माल पहले मिल रहा था, अब भी माल मिल रहा है, लेकिन माल मिलने में थोड़ी सी दुश्वारी हुई है। मैं समझता हूँ कि नशा एक लानत है, आज जिसे बंद होना चाहिए, और जहाँ जहाँ से मनशियात मिल रही हैं उन्हें ख़त्म होना चाहिए। लेकिन सूरत हाल ये है कि इस सारी बात में बंदा सच्चा है। मुझे खुशी है कि मैं एक सच्चे आदमी के पास बैठा हूँ। ठीक है, वो गुमराह हो गया, उसका रास्ता तब्दील हो गया। वैसे 300 वाला जो आइस का टोकन था 500 तक चला गया। ऐसे ही है। 500 वाला था वो 600-700 800 पे 800 पे चला गया। मतलब यहाँ पर बंदे खुद ही आ जाते हैं, कई बार चीनी दे जाते हैं, कोई और चीज़ दे जाते हैं, लहदा दूर दूर से आ जाते हैं। ये ज़्यादा रिक्शों पे आते हैं, मोटरसाइकिल पे? रिक्शा मोटरसाइकिल पे कोई पैसे ले जाता है, कोई कुछ कर जाता है, कोई कुछ कर जाता है। बिल्कुल ठीक है। और जो पुलिस कह रही जी हमने बंद करवा दिया, बंद हो गया, वो अपनी तौर पे बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। सुबह भी आते हैं, शाम भी आते हैं। कौन? पुलिस वाले? पुलिस वाले। अच्छा, वो अपना काम। लेकिन वो बंदे जो बेच रहे हैं वो तो निकल जाते हैं ना? वो निकल जाते, फिर भी वो पकड़े जाते हैं। अच्छा, पकड़े भी जाते हैं? हाँ जी, पकड़े जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। इसके मैं कुछ कह नहीं सकता। चलिए जी, अल्लाह करे कि ये जो बोतल हमारे यहाँ पर बड़ी आम होती जा रही है, आइस का पफ जो इससे लग रहा है, अल्लाह करे कि हमारी कौम इस लानत से छुटकारा पा ले, वरना इस तरह से लोग सड़क पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। पिछले प्रोग्राम का तसलसल जो था उसे मैंने फिर दोबारा बरकरार रखा है। मैं कल पहले ईदगाह रोड पर था, अब मैं बिल्कुल उसी इशारे पर मौजूद हूँ। वहाँ पर भी खुला डुला निज़ाम जारी था, आज भी जारी है। ये आरपीओ साहब आ रही है, मिल रही है तो पी जा रही है। इन लोगों का कोई कसूर नहीं है, यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्हें देने वाले यहाँ तक पहुँचते हैं, इनसे पैसे लेते हैं और चले जाते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि इस पर तवज्जो की जाए और इस मामले को जो है आहिनी हाथों से निपटा जाए। सिर्फ बातें ना की जाएं बल्कि काम किया जाए। मानसून के हाथ ज़दा मौसम के अंदर
धूप में खड़े होकर मैं यही दिखा सकता था जो मैंने दिखाया। अब देखना ये है कि जो लोग जिनके कलम में ताकत है, जो कुछ कर सकते हैं, अब वो क्या कर रहे हैं, वो क्या करेंगे। मैंने अपनी टीम के साथ वॉइस ऑफ फैसलाबाद में बहुत सी चीज़ें आपके सामने वाज़े कर दी, लेकिन आइंदा प्रोग्राम में मैं फिर इस बात का अंदाज़ा करने की कोशिश करूँगा कि कितनी चीज़ों पे तवज्जो की गई, कौन सा हल निकाला गया या फिर सुनी अनसुनी कर दी गई। मैं बारहा पुलिस इंतज़ामिया के लोगों को ये कहूँगा कि आपके इक़दामात बहुत आला हैं, आपने मनशियात को ख़त्म करने के लिए बहुत काम किया, बहुत सी बातें की, लेकिन जो बच गए हैं उनका भी किला कमा कीजिए, उन्हें भी पकड़िए, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई कीजिए ताकि मनशियात का अफरीद जो है वो ख़त्म हो सके। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आइंदा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए मसाइल के साथ, हकीकी रूह के साथ, सच को लेकर आपके सामने आएंगे। देखना ये है कि जो साहिबान इक़्तिदार हैं वो इस पर कितनी तवज्जो करते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। नए प्रोग्राम के साथ फिर खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।